एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आई थिंक क्लास 9-10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस नहीं था तो। एरिया ऑफ ए टी आर, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास अगर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस वन इज एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है, मान लेते हैं कोई एक ट्राइंगल है इस तरीके का, हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, और तीनों ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, दैट इज x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3। स्पेस में कोऑर्डिनेट प्लेन में हमें कोई भी एक ट्राइंगल दे रखा है और उसके ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे रखा है, देन वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल, एंड दैट एरिया बिकम्स इक्वल टू एरिया ऑफ ए triangle ABC will become equal to half of mod of determinant x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। ये हमारे पास कंडीशन आता है, ठीक है। ये जो डिटर्मिनेंट है वो पूरा का पूरा डिटर्मिनेंट किसके अंदर आता है, मॉड के अंदर आता है। अब ये कैसे आता है, किस तरीके से आता है, उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास ट्राइंगल है, इस पूरे का पूरा एरिया को हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका नाम हम दे रहे हैं m। यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया चलिए n। और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, और इसका नाम हम लोग रख देते हैं p। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, अगर इस ट्राइंगल का हमको एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का अगर हमको एरिया निकालना है, तो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, एम पी सी ए बी, एम पी सी ए बी, ये हमारे पास एक एरिया मौजूद है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फिगर है। ध्यान से थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ट्राइंगल का एरिया को कैसे निकाल सकते हैं। एम एन ए बी, ये फिगर क्या बोला जाएगा, क्या नाम होगा इस फिगर का, इस तरीके के फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, एम एन ए बी। ये फिगर क्या है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, ट्रेपीजियम, वेरी गुड, दिस फिगर इज ट्रेपीजियम। तो एम एन ए बी हमारे पास एक ट्रेपीजियम आ गया। द नेक्स्ट वन एन पी सी ए, ये क्या चीज है, एन पी सी ए, व्हाट इज दिस, दिस इज ये ऑल्सो भी ए, दिस ट्रेपेजियम। इज ऑल्सो ए ट्रेपीजियम, ठीक है। द नेक्स्ट वन एम पी सी बी, ये क्या चीज है, एम पी सी बी, what kind of figure it is, mpcb, mpc, स्क्वायर। very good, this is also trapezium। ट्रेपेजियम। In a trapezium the two sides are parallel and there are two non-parallel sides, ठीक है। ट्रेपीजियम में क्या होता है, there are two parallel sides and there are two non-parallel sides, दो opposite sides parallel होंगे और दो opposite sides non-parallel होंगे। यहाँ पे अगर हम देखेंगे in the first case m and a b, b m and a n are parallel and a n and c p are parallel, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर m n a b, इसको मैं पूरा का पूरा ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एम एन ए बी, एम एन ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एन पी सी ए, एन पी सी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एम पी सी बी, एम पी सी बी। क्या मेरे को बता सकते हैं ये फाइनल रिजल्ट किसके बराबर होगा, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया हमने ऐड कर दिया, ये पूरा का पूरा ट्रेपीजियम का एरिया हमने ऐड कर दिया, उसके बाद यहां से लेके यहां तक ट्रेपीजियम का एरिया हमने माइनस कर दिया, तो हमारे पास कौन सा बचा, सिर्फ ये ट्राइंगल वाला एरिया बचा।
So that means it will become Yes. area of triangle ABC. ये हमें क्या दे देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC दे देगा. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट कैसे करेंगे. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है? व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रेपेजियम? Half sum of the parallel side into height. वेरी गुड. इज इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट. ठीक है. ये होता है हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. तो इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के हिसाब से अगर हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एम एन ए बी. इसमें अगर पैरेलल साइड की बात करें तो बी एम प्लस ए एन, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी एम प्लस ए एन इनटू इसका हाइट क्या होगा? एम एन. एम एन विल बी इट्स हाइट. इसका हाइट क्या होगा? एम एन प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एनपीसी है. ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एनपीसीए. इस केस में क्या हो जाएगा? इसमें पैरेलल साइड हो जाएगा हाफ ऑफ, पैरेलल साइड हो जाएगा ए एन और सी पी, ए एन प्लस सी पी इंटू इसका हाइट कितना हो जाएगा? एन पी. इसका हाइट हो जाएगा एन पी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एन पी एम पी सी बी. इसका पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा? बी एम प्लस सी पी, बी एम प्लस सी पी इंटू इसका हाइट क्या हो जाएगा? एम पी. आया समझ में? इसका हाइट क्या हो जाएगा? एम पी. अब थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, ये एम बी का लेंथ कितना होगा? बी एम का वैल्यू कितना होगा? y2. ए एन का वैल्यू कितना होगा? y1. ठीक है. और सी पी का वैल्यू कितना होगा? सी पी का वैल्यू होगा y3. ठीक है. सिमिलरली एम एन का वैल्यू कितना होगा? कौन बता पाएगा एम एन का वैल्यू? एनीवन? वैल्यू ऑफ एम एन? यस, किसी को नहीं पता? मतलब नहीं पढ़े हैं आप लोग. यस, पुष्पम बताइए कितना होगा? एम एन इज विल बी इक्वल टू हाउ मच? पैरेलल डिस्टेंस. x1 minus x2. वेरी गुड. x1 माइनस x2. ये हो जाएगा x1 माइनस x2. सिमिलरली एन पी हमारे पास हो जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1. और ये एम पी हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस x2. ये हो जाएगा हमारे पास x3 माइनस x2. इट विल बी एम पी. तो ये सारे के सारे लेंथ को हमने कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया. अब इसको क्या करेंगे? वन बाय वन प्लेस कर देंगे. तो वन बाय वन प्लेस करने से पहले हम इधर देख सकते हैं कि हम हाफ को कॉमन ले सकते हैं. सब में हाफ हाफ आ रहा है. ठीक है. तो बी एम प्लस ए एन हमारे पास क्या आ जाएगा? y2 प्लस y1. ठीक है. बी एम प्लस ए एन, आ जाएगा y2 प्लस y1 इंटू एम एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? x1 माइनस x2. ये हमारे पास हो जाएगा x1 माइनस x2 प्लस हाफ ऑफ ए एन प्लस सी पी. ए एन प्लस सी पी हमारे पास कितना आ जाएगा? ये मेरे ख्याल से आ जाएगा y1 प्लस y3. y1 प्लस, हाफ कॉमन ले लिया. ओ सॉरी सॉरी, हाफ हमने कॉमन ले रखा है. तो ये हो जाएगा y1 प्लस y3 इंटू एनपी का कितना आ जाएगा? x3 माइनस x1 इंटू x3 माइनस x1 माइनस. ठीक है. माइनस ऑफ कितना आ जाएगा? bm प्लस cp. bm कितने का आ गया? हाँ, bm आ गया y2, cp कितना आ गया? cp आ गया y3. तो ये आ जाएगा हमारे पास y2 प्लस y3. तो ये आ जाएगा y2 प्लस y3. और mp का वैल्यू कितना आ जाएगा? mp का वैल्यू आ जाएगा x3 माइनस x1, x3 माइनस x1. ये हमारे पास सिंपल सा आ गया. ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है. ठीक है. ध्यान से देखिएगा, अगर मैं x1 को कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या क्या निकल के आएगा? अगर मैं x1 को कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा y2 प्लस y1. x1 यहां से आएगा, x1 यहां से भी आ जाएगा तो माइनस y1 माइनस y3. ठीक है. x1 यहां से भी आ जाएगा तो x1, सॉरी ये कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या मैंने? mp का वैल्यू x2 है, ये x2. ओके. तो ये आ जाएगा प्लस, अगर मैं x2 ले लूं तो x2 लेने पे मेरे पास क्या आ जाएगा? x2 कॉमन ले लेंगे तो x2 लेने पे क्या आ जाएगा? माइनस y2 माइनस y1, माइनस y2 माइनस y1. यहां से x2 आ जाएगा प्लस y2 प्लस y3. ठीक है. फिर आ जाएगा x3.
x3 कॉमन लेने पे मेरे पास कितना आ जाएगा, x3 कॉमन लेने पे आ जाएगा y1 प्लस y3, y1 प्लस y3, और इधर कितना आ जाएगा माइनस y2 माइनस y3, ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y1 कट गया, इधर देखेंगे y2 कट गया, और इधर देखेंगे y3 कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y2, ये हमारे पास आ जाता है। तो ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये हमारा हो जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ध्यान से देखिएगा, अब एक चीज थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा, ये कुछ ये क्लास 10th में हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं, इसको आप इसको भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज आल्सो यू कैन रिमेंबर, वेरी सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, कि x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1 और x3 y3 माइनस y2। अब हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या चीज है, डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट है जिसको सॉल्व करने का अलग अलग तरीका है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब इस ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट इस तरीके से लिखा गया है, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं, ठीक है, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है, अगर मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं x1 x2 x3 1 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसको अगर मैं सॉल्व करूं, यानी सर कि लास्ट वाले में y1 होगा सर। हाँ सर। कहां y1 होगा, लास्ट वाले में y1 होगा सर। सर y3 तो कट ओ गया। y1 माइनस y2, सॉरी y1 माइनस y2, ठीक है, यस y3 तो कट गया यस ना, सर। y1 माइनस y2, ओके दैट्स करेक्ट। हाँ, ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा, एक डिटरमिनेंट हमारे पास आ गया x1 x2 x3, हमने एक डिटरमिनेंट ले लिया। इस डिटरमिनेंट को अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा, डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है आपको पता है, इस डिटरमिनेंट को अगर मैं इवैल्यूएट करूंगा तो एग्जैक्टली हमारे पास इसी का हमारे पास सिंप्लीफिकेशन निकल के आएगा। ये जो चीजें लिखा गया वही चीज हमारे पास इस डिटरमिनेंट के फॉर्म में निकल के आएगा। ठीक है, तो यानी कि इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अगर किसी को डाउट है कि कैसे आ जाता है सर, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट करना मैंने सिखाया था, दोनों में सेम ही चीज निकल के आएगा। ठीक है, दोनों में हमारे पास सेम ही चीज निकल के आएगा। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इस डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को जब हम इवैल्यूएट करेंगे और इसको जब हम लोग देखेंगे तो हमारे पास क्या एग्जैक्टली दोनों का सेम वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, इसका और इसका कैसे निकल के आएगा, आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग को मैंने बताया कि आप निकाल के चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से वैल्यू सेम आ जाता है। ठीक है, तो ये निकला है, उसको हम लोग ऐसे भी और लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे एरिया को ऐसे भी लिख सकते हैं। आवाज नहीं। आवाज आ रहा है सबको? यस सर। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। ओके चलिए यस ठीक है, सर। ओके ओके। लेकिन इसमें एक दिक्कत हो जाता है, दिक्कत क्या है ध्यान से देखिएगा, कभी कभार क्या होता है कि अगर x1 x2 x3 तो चलो मैंने लिख दिया कि ये a का कोऑर्डिनेट है, x1 b का कोऑर्डिनेट है, x2 c का कोऑर्डिनेट है, x3 ऐसा मैंने लिख दिया, बट ये तो नंबर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर है, x1 तो मैं इसको भी रख सकता हूँ, x1 में इसको भी रख सकता हूँ, x1 में इसको भी रख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कभी कभार क्या होता है, वैल्यू तो सेम आता है, लेकिन अगर x1 यहाँ की जगह यानी कि कोई भी अलग अलग नंबर के कारण कभी कभार उसका वैल्यू नेगेटिव आ जाता है, जो हमारा एरिया है उसका वैल्यू नेगेटिव आने लगता है। ठीक है, और डिटरमिनेंट में भी एक प्रॉपर्टी है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि किसी भी एक रो या कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दे तो हमारा वैल्यू नेगेटिव आ जाता है। ठीक है, तो उसी कारण से क्या हमारा एरिया कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसीलिए एरिया को हम हमेशा क्या करते हैं, मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, एरिया को हम हमेशा मॉड के अंदर लिखते हैं। मॉड का मतलब वो वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस व्हाई वी राइट एरिया इनसाइड द मॉड। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो हमारा सिंपल सा फॉर्मूला हो गया एरिया निकालने का। आपको एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, और ये हो गया डिटरमिनेंट। बड़ा ही सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन देता हूं, उससे आप मेरे को एरिया निकाल के बताइए कि क्या हो सकता है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, सब लोग नोट डाउन कीजिए।
फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ ये वर्टिसेस। आवाज कट रहा है। सिर्फ इसी को कट रहा है कि बाकी सबको आ रहा है? सबको कट रहा है सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके, क्या अब मेरा आवाज आ रहा है? क्या अभी भी नहीं आ रहा है? चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। नो सर। अब मेरे ख्याल से आवाज क्लियर होगा। हाँ सर। चलिए सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। वैल्यू निकाल के बताइए कितना आ रहा है एरिया का। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग कितना आना चाहिए आंसर। तो सबसे पहले हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एक वर्टिसेस है 2,1, दूसरा वर्टिसेस है 3,2 और चौथा वर्टिसेस है 1,-1। ठीक है, ये हमारा ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। एरिया निकालने से पहले हम क्या करते हैं, अपने डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, x1 x2 x3, दैट इज 2 3 1, y1 y2 y3, दैट इज 1 2 -1 1 2 -1 और 1 1 1। पहले इसको हम लोग इवेलुएट कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2, ये हटाएगा 2 1 -1 1, 2 1 -1 1 माइनस, फिर आएगा 1, ये हटेगा 3 1 1 1 3 1 1 1 प्लस 1, उसके बाद कितना आएगा 3 1 2 -1 3 1 2 -1, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 2 2 + 1 -1, ये आ जाएगा 3 -1 प्लस 1, ये आ जाएगा -3 -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6 -2 माइनस, ये आ जाएगा -3 -2 -5। ठीक है, तो ये आ गया -7। ठीक है, तो -7, ये आ जाएगा -1। और हमारा एरिया कितना होता है, एरिया होता है हाफ इंटू मॉड ऑफ डिटर्मिनेंट 3 2 3 1 1 2 -1 1 1 1, ये हो जाता है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ -1 जो कि निकलेगा हाफ इंटू 1 जो कि निकलेगा हाफ यूनिट स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया, दैट इज हाफ यूनिट स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज आवर एरिया। ठीक है, इसी के साथ हम एक और पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, 3 पॉइंट्स कंडीशन फॉर, ये सबका निकल गया एरिया, सबको समझ में आ गया कैसे निकल गया एरिया? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होता है कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। कंडीशन फॉर 3 points to be collinear. Condition for 3 points to be collinear. कोलिनियर पॉइंट मतलब क्या, एक ही लाइन में अगर कोई तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है, तीनों पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलिनियर पॉइंट्स। लेट्स से a x1, y1, b x2, y2 एंड c x3, y3। 3 पॉइंट्स है और तीनों का तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या हो जाता है कि पॉइंट जो है वो एक ही लाइन पे नहीं है, पॉइंट जो है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, मान लेते हैं P Q R। अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा, कोई भी 3 अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बन जाता है। कोई भी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ट्रायंगल बनता है।
बट अगर 3 कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे कभी भी ट्राइंगल नहीं बन सकता। अगर ट्राइंगल नहीं बन सकता तो उस ट्राइंगल का एरिया भी नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर ऐसा केसेस होता है, हियर वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन दोनों पॉइंट से जो बना होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और हमें पता है कि एरिया कितना होता है, एरिया होता है हमारे पास हाफ ऑफ मॉड ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 मॉड इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। और ये हाफ तो कभी 0 नहीं हो सकता, उसका मतलब क्या 0 होगा, मॉड डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर 3 पॉइंट्स टू बी कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो ये कंडीशन हमारे पास आता है, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 and 1 1 1 will be equal to 0, because if 3 points are collinear then the area of triangle made by these 3 points will be equal to 0। तो इसी के चलते हम एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा if the points a नहीं सिंपली देते हैं, if the points 1,2, ठीक है, -1,3 and 2, lambda are collinear। तीनों पॉइंट अगर कोलिनियर है तो उसका क्या लैम्डा का वैल्यू होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट कीजिए। क्या लाइट नहीं है, क्या लाइट नहीं था, बंद हो गया था तो इसको यहाँ पे लगा ली, अभी आ गया है। ओके चलिए देखते हैं हम लोग। 3 पॉइंट्स कोलिनियर बोला गया है, यानी कि हमारे पास 3 पॉइंट्स दिया गया है, ठीक है। एक पॉइंट दिया गया है 1,2, दूसरा पॉइंट दिया गया है -1,3 और तीसरा पॉइंट दिया गया है 2, लैम्डा, और बोला गया है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर होता है तो उस पे कंडीशन आता है कि x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। दैट मीन्स हम इसमें लिख सकते हैं 1 -1 2 2 3 लैम्डा एंड 1 1 1। अगर कोलिनियर है तो इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर इसका वैल्यू इक्वल टू 0 होगा तो इसको सॉल्व करना है, इवैल्यूएट करना है, तो इसको इवैल्यूएट करने पे 1 इस पे आ जाएगा, ये और ये हटाएगा 3 1 लैम्डा 1 3 1 लैम्डा 1 -2 इस पे आ जाएगा -1 2 1 1 -1 2 1 1 प्लस 1 1 और ये हटेगा -1 2 3 लैम्डा -1 2 3 लैम्डा। अगर आप लोगों का ये बंद हो जाता है स्क्रीन 1 मिनट में तो आप लोग वापस से लॉगिन कीजिएगा, क्योंकि जूम का टाइम 40 मिनट ही रहता है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा -2, ये आ जाएगा -1 -2 प्लस ये आ जाएगा माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस लैम्डा, ये आ जाएगा +6 माइनस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। तो 6 6 कट गया, वेरी गुड, सही आंसर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 3/2। वेरी गुड, लैम्डा का वैल्यू कितना आ गया, 3/2, ठीक है। आ गया था 3/2। चलिए एक 3/2 पॉइंट, हाँ एक पॉइंट हम लोग और पढ़ते हैं। चलिए 3/2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक चीजें था, ये सब बेसिक चीजें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये सब कुछ कुछ पूछा जाता है, बस याद रखिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा उसको मॉड में लिखेंगे, बट कोलिनियर पॉइंट्स वाले कंडीशन को मॉड में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फाइनली अगर लैम्डा के अंदर मॉड के अंदर भी अगर 0 रहेगा तब भी उसका आंसर 0 ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको मॉड के अंदर लिखूं, मॉड के बाहर लिखूं, 0 विल बी ऑलवेज इक्वल टू 0। इसी के साथ हम एक छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे, छोटा सा पॉइंट हम लोग याद रखेंगे, दैट इज एरिया ऑफ ए पॉलीगन।
एरिया ऑफ ए पॉलीगन। ठीक है, इसको बस याद रखिएगा, ये एक तरीका है, ये एक पैटर्न है, हम लोग इसको कैसे याद रखते हैं। अब पॉलीगन क्या, पॉलीगन कितना भी वर्टिसेस का हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ ए पॉलीगन, एरिया ऑफ ए पॉलीगन with vertices with vertices a1 x1 y1 a2 x2 y2, ऐसे करते 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 मान लेते हैं बहुत सारा n वर्टिसेस है हमारा xn y1, क्योंकि पॉलीगन में बहुत सारा होता है, वर्टिसेस होता है। तो उसका जो एरिया होगा वो एरिया निकल के आएगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ, ये बस लिखने का एक तरीका है, बस ध्यान से देखिएगा, ये बस लिखने का एक तरीका है, मॉड ऑफ, ध्यान से देखिएगा, हम लोग लिख रहे हैं x1 x2 x3, ऐसे करते 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 पहुंच गए xn तक। ठीक है, फिर y1 y2 y3, ऐसे करते 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 पहुंच गए yn तक। उसके बाद लास्ट वाला हम लोग और लिख देंगे x1 y1। ठीक है, अब ये बस एक पैटर्न लिखने का तरीका है, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे आंसर निकाला जाएगा वो भी चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ऐसे लिखने का मतलब क्या है, ऐसे लिखने का मतलब है कि हम चीजों को थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, एरिया का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ, ब्रैकेट में ध्यान से देखिएगा, या फिर हाफ ऑफ मॉड में हमेशा भी लिख सकते हैं क्योंकि इसका वैल्यू मॉड के अंदर आ रहा है, मॉड में देखिएगा हम लोग इस डायरेक्शन पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको x1 y2 x2 y3 x3 y4, ऐसे करते करते जाते रहेंगे तो xn y1, इस तरीके से चीजों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4, प्लस करते 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 कहां तक चला जाएगा xn y1। ठीक है, इसको पूरा का पूरा ऐड कर दिया, माइनस, माइनस अब क्या करेंगे, चीजों को हम लोग इस डायरेक्शन पे ऐड करेंगे, x2 y1, हाँ x3 y2 और x1 yn, इस तरीके से ऐड होते जाते रहेगा, यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर हमारे पास आ जाएगा x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस, ऐसे होते 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 आखिर कहां तक पहुंच जाएंगे x1 yn। इसको ऐड करके अगर मॉड के अंदर में माइनस करके लिख दूं तो ये हमारा किसी भी पॉलीगन का एरिया आ जाएगा, यानी कि हम ट्राइंगल का एरिया को भी ऐसे लिख सकते हैं। ये बस एक याद रखने का तरीका है कि मान लीजिए कभी कभार हमें क्वाड्रिलेटरल दे दिया गया, कभी कभार हमें पैरेललोग्राम दे दिया गया, कभी कभार पेंटागन दे दिया गया, हेक्सागन दे दिया गया, तो उसके लिए हमें अलग अलग फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक सा फॉर्मूला हमने बना लिया है जिसको याद रखेंगे तो हम किसी भी पॉलीगन का एरिया को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आया समझ में यहां तक सबको? यस सर। तो इसी के हिसाब से अगर मान लो कि हमें ट्राइंगल का एरिया इस फॉर्म में लिखना पड़े, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को हमें अगर इस फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ, इधर आ जाएगा हमारे पास x1 x2 x3, तीन वर्टिसेस होता है, x1 फिर से लिख दिया, y1 y2 y3 फिर से हमने y1 लिख दिया, बस इतना ही काफी है। तो इसका कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे x1 y2 x2 y3 x3 y1, इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, माइनस, उसके बाद इस डायरेक्शन पे हम लोग माइनस कर देंगे, कितना माइनस, x2 y1 x3 y2 x1 y3, कितना आ जाएगा, माइनस x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, इस डायरेक्शन में। आप अगर जो पहले हम लोग फॉर्मूला देखा है, इससे पहले जो हमने फॉर्मूला देखा है ये वाला, इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, यानी कि इसको अगर आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो फाइनली जाके यही रिजल्ट निकल के आएगा, यही रिजल्ट निकल के आएगा, इसके अलावा दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये भी एक तरीका है याद रखने का, एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसी भी ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो ये हमारा कुछ कुछ बेसिक पॉइंट हो गया एरिया के बारे में। ठीक है, और कुछ कुछ बेसिक पॉइंट हम लोग देखे हैं कि पॉलीगन का या किसी भी पॉलीगन का एरिया कैसे निकाला जा सकता है, अगर तीन पॉइंट्स कोलिनियर होता है तो उसका कंडीशन क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकस। ठीक है,
क्या कोई मेरे को बता सकता है कि लोकस का मतलब क्या है? एनीवन, अगर किसी ने कहीं पे सुना है लोकस? एनीवन? लोकस? Sir, state of all points. Moving point of a path. चलिए देखते हैं लोकस का मतलब क्या Path होता है। of a moving point. हाँ, पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। लोकस क्या है? लोकस इज ए पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। मैंने ये चीज पढ़ाया था। Set of points. हाँ, मैंने ये चीज किस में Yes, पढ़ाया sir. था? मैंने लोकस के बारे में किस में पढ़ाया था? कौन से चैप्टर में? Complex number. कॉम्प्लेक्स नंबर। Complex number. वेरी गुड। Complex number. Locus is a path of a moving point such that the point moves always to satisfy given condition or conditions. Given condition or conditions. ठीक है। The path is known as locus. The path is known as locus। ठीक है, हम लोग लोकस पे काम करेंगे। अब लोकस हमारे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आ गया। तो एक चीज समझिएगा, लोकस का मतलब समझिएगा चीजों को। मैथमेटिकली लोकस का मतलब क्या है? मैथमेटिकली अगर आपको लोकस बोला जाए तो वो कुछ नहीं, एक इक्वेशन है। ठीक है, यानी कि हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कोई अगर बोला जाएगा फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस, फाइंड द लोकस, यानी कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, ऐसा बोला गया है। तो ये कोई खतरनाक सा अजीब सा चीज नहीं है, आपको इस चीज को देख के डरना नहीं है। लोकस का मतलब क्या हो गया? इक्वेशन। लोकस का मतलब इक्वेशन। अगर आपको बोला जाता है लोकस फाइंड आउट कीजिए, मतलब इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए। अब इक्वेशन के लिए अलग अलग चीजें देता होगा। बचपन में आप लोग देखते होंगे, लीनियर इक्वेशन पढ़े होंगे, तो उधर बोला जाता था कि कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इक्वल टू ₹6, कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू ₹3, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 पेंसिल एंड 4, ऐसे करके दिया जाता था। हम लोग एक्स वाई लेके कुछ ना कुछ कंडीशन को मैथमेटिकली में इक्वेशन बना देते थे। इधर भी वैसा ही है, बस कंडीशन थोड़ा थोड़ा अलग सा आएगा। कंडीशन रिलेटेड टू पॉइंट्स आएगा, रिलेटेड टू समथिंग समथिंग, कुछ ना कुछ कंडीशंस आते रहेगा। बट मतलब एट लास्ट हमें बस यही पता रखना है कि लोकस का मतलब क्या होता है, एक इक्वेशन है। लोकस मैथमेटिकली कैसा दिखेगा? इक्वेशन दिखेगा। और ग्राफिकली लोकस कैसा दिखेगा? ग्राफिकली लोकस जो दिखेगा वो होगा पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। ग्राफिकली लोकस जो होगा वो क्या होगा? पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट। पाथ ऑफ ए मूविंग पॉइंट मतलब क्या? कुछ ना कुछ वो कर्व दिखेगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या तो कर्व होगा, कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, ग्राफिकली क्या होगा? वो कुछ ना कुछ कर्व दिखेगा हमें। ठीक है, या वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, या तो वो सर्कल भी हो सकता है, या तो वो इलिप्स भी हो सकता है, या तो वो हाइपरबोला भी हो सकता है, या तो वो पैराबोला भी हो सकता है। बट मैथमेटिकली लोकस का मतलब क्या हो जाएगा? वो कुछ ना कुछ इक्वेशन होगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को निकालने का कुछ कुछ स्टेप होता है, कुछ कुछ तरीका होता है हमारे पास। ठीक है, कुछ कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करेंगे, स्टेप्स टू फाइंड लोकस। ठीक है, सो लोकस को फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा कुछ ना कुछ स्टेप्स रखेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे, जिससे हमें इक्वेशन निकालने में बड़ा ही आसान होगा। ठीक है, कुछ कुछ डेफिनेशन में और बता देता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ एग्जांपल में और देता हूँ। मैंने जैसे बताया था लोकस हमें ऐसा भी बोल सकता है, मैंने ये चीज आप लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था कि अगर कोई मूविंग पॉइंट है उसको अगर हम खुला छोड़ देंगे तो वो कैसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, कैसे भी मूव कर सकता है। तो कैसे भी मूव करने वाले पाथ को हम लोग लोकस नहीं बोलते हैं। लोकस उस मूविंग पॉइंट का पाथ को बोला जाता है जो कुछ ना कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। बिना कंडीशन को सेटिस्फाई किए हुए वो नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आइदर अगर मैं ऐसा बोल दूं कि एक पॉइंट है, वो इस तरीके से मूव करता है कि उसका एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा r होना चाहिए, तो वो पॉइंट कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, वो पॉइंट हमेशा ऐसे मूव करेगा। तो पाथ क्या बना उस मूविंग पॉइंट का? सर्कल बना, तो वो लोकस का नाम क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा। मान लेते एक लाइन है हमारे पास, एक लाइन है हमारे पास L, और एक मूविंग पॉइंट है। उस मूविंग पॉइंट को इस तरीके से मूव करने के लिए बोला गया है कि इस लाइन L से डिस्टेंस हमेशा D होना चाहिए। तो वो कैसे मूव करेगा? ऐसे मूव करेगा, हमेशा डिस्टेंस D बनाने की कोशिश करेगा। तो इस बार लोकस क्या हो गया? लोकस सर्किल हो गया। और इस बार लोकस क्या हो गया? लोकस एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग लोकस आता है। लोकस मींस
कर्व आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, चाहे वो सर्किल हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे इलिप्स हो, पैराबोला हो, हाइपरबोला हो, कुछ ना कुछ कर्व आएगा। और हर कर्व का अलग अलग इक्वेशन होता है और उस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ दैट मूविंग पॉइंट। आया समझ में? ये सारी चीजें मैंने बता रखा था ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, इसका जो स्टेप है या किस तरीके से लोकस का इक्वेशन को फाइंड आउट किया जाता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स भी आएगा, हमारे पास ये क्या बोला जाता है, शिफ्टिंग ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी आएगा, ठीक है। तो अब हमारे क्या क्वेश्चन वाला सिलसिला स्टार्ट हो गया। लोकस में हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे और मेरे ख्याल से आप लोगों के शीट में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला का भी बहुत सारा क्वेश्चन है, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे प्रॉब्लम होता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।